आज हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 5 है, वायरल डिजीज़ पे। इससे पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने वायरस के बारे में पढ़ा था कि वायरस डिजीज़ कैसे काज़ करता है और उसका मैकेनिज़्म कि वो कैसे पहले स्टिक करता है रिसेप्टर के साथ, एडसॉर्प्शन होती है, फिर वो सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। अनकोटिंग करने के बाद वो अपनी रेप्लिकेशन करता है। फिर उसके 3-4 मैकेनिज़्म होते हैं, या तो वो सेल की डेथ कर देगा, या लेटेंट फॉर्म में मख्फी होके छुप जाएगा, या जो भी मतलब 3-4 अपनी वारदातों में से कोई एक वारदात डाल देगा। फिर उसके बाद मैंने आपको ऑलमोस्ट 43 डिज़ीज़ेज़ का चार्ट बताया था, जिसमें वायरसेस के नाम, उनके जो वो डिज़ीज़ काज़ करते हैं उसका नाम, उसका सिनोनिम और कॉज़ेटिव एजेंट मतलब, और कॉज़ेटिव एजेंट जो वायरसेस थे, उसके बारे में बताया था। आज हम देखेंगे कुछ डिजीज़ेज़ को जो पीपीएससी के हवाले से अहम है ना, उन डिजीज़ेज़ को देखते हैं जिनमें से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। उसमें मैं टोटल आज आपको 9 डिजीज़ेज़ के बारे में बताऊँगा, 9 डिजीज़ेज़ के बारे में। उसमें भी 9 में से 2-3 को हम थोड़ा-सा डिटेल में देख लेंगे, और बाकी जो पीछे बचेंगी 6 डिजीज़ेज़ उनको जस्ट हम अ, उनके मेन फीचर्स देख लेंगे। तो ब्रीफ पॉइंट्स ऑन इम्पोर्टेंट वायरल डिजीजेस। ठीक है जी। पहली डिजीज की तरफ हम आते हैं, एफएमडी। एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज। ये कंटेजियस डिजीज है। कंटेजियस मतलब वबाई डिजीज है, बड़ी तेजी से फैलती है एक जानवर से दूसरे जानवर में, और वायरल है। इसके अलावा ये क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स की डिजीज है। ये देखिए, ये कंटेजियस है, और क्लोवन हूफ, जिन एनिमल्स के जो खुर हैं वो दो होते हैं, क्लोवन हूफ्ड होते हैं, उनके अंदर ये आती है। जैसे अब आप लगा लें बफलो का, कैटल, शीप, गोट, इनमें ये आती है एफएमडी। और जिन एनिमल्स के सिंगल हूफ्ड होते हैं, जैसा कि हॉर्सेस एंड डंकीज, उनमें ये डिजीज नहीं आती। तो ये क्लोवन हूफ्ड एनिमल्स की डिजीज है। इसको आम जुबान में मुंह खुर भी कहते हैं, मुहारा भी कहते हैं। और इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि मुंह में और हूव्स में, माउथ में और हूव्स में वेसिकल्स बन जाती हैं। ठीक है जी। और ड्रोलिंग होती है सलाइवा की, जैसा कि ये तस्वीर के अंदर नजर आ रहा है। तो आगे चलते हैं, इसका पहले कॉजेटिव एजेंट देख लेते हैं। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो एप्थस वायरस होता है। तो इसी वजह से इसका जो है हम एप्थस फीवर भी कहते हैं। एफएमडी के दो और नाम भी हैं, एक है जी एप्थस फीवर और दूसरा है जी कंटेजियस एप्था। दोनों में एप्थस एप्थस करके लफ्ज आ रहा है। तो क्यों आ रहा है ये लफ्ज? क्योंकि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है उसका नाम है एप्थोवायरस, और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? पेकोरना विरिडी। और ये समालस होते हैं वायरस इसके अंदर। तो इसके अंदर होता क्या है डिजीज के अंदर? इट इज करेक्टराइज्ड बाय, ये वाला पॉइंट देखिएगा, वेजिकुलर eruption ऑन द एपिथेलियम ऑफ बक्कल कैविटी, टंग, नेरीज, मजल, फीट, टीट्स एंड अडर। मतलब इसमें वेजिकल्स बन जाएंगी बक्कल कैविटी में, जुबान पे नेरीज, ये जो नेजल कैविटी के बाहर वाला हिस्सा है इसको नेरीज कहते हैं। मजल पे, फीट पे, टीट्स पे और अडर पे ये इसके अंदर बन जाती हैं। तो मजीद जो इसकी ट्रांसमिशन अगर हम देख लें, मैं आपको पूरी नहीं, हर लाइन बाय लाइन नहीं बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो बताऊंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा होता है। हमने 9 डिजीजेस के मेन फीचर्स को कवर करने हैं। तो ट्रांसमिशन जो है इसकी डायरेक्ट कंटेक्ट के जरिए है, क्योंकि कंटेजियस डिजीज है। तो ये इनफेक्टिव मटेरियल, जो इन्फेक्टिव मटेरियल, फूड स्टफ, फीडिंग यूटेंसिल, वाटर्स, इसके अलावा एयर के थ्रू भी स्प्रेड होती है। ठीक है। मतलब वहां जितने क्योंकि कंटेजियस डिजीज है, कंटेजियस डिजीज में स्क्रीशंस में तो आती है, जैसे यूरिनेशन करेगा, यूरिन में आएगी, सलाइवा की ड्रॉपिंग होगी उसमें आएगी वो। ये चीजें जो टच होंगी यूटेंसिल्स के साथ, बर्तनों के साथ, या मिल्किंग मैन एक जानवर की मिल्किंग करता है दूसरे पे जाता है तो वो उसमें शिफ्ट होगी। इसके अलावा एयर, मतलब आप समझ लें कि हर तरीके से इसने इन्फेक्ट करना है। और इसका जो मॉर्बिडिटी रेट होता है, मॉर्बिडिटी रेट कहते हैं रेट ऑफ डिजीज अकरेंस, कि जानवरों में एक बीमारी आई एक फार्म के ऊपर तो वो कितने जानवरों को होगी, तो वो इसका 100% है।
कि तकरीबन सारे जानवरों को ही इसने इन्फेक्ट करना है, जितनी मर्जी बायोसिक्योरिटी कर लें, क्योंकि एयर के थ्रू भी है। फिर एनिमल्स एक ही जगह खड़े होते हैं तो वो इतनी आप उनकी बायोसिक्योरिटी या सारी चीजें नहीं कर सकते, इसलिए इसकी मॉर्बिडिटी रेट जो है वो 100% है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिएगा, और इसकी जो टाइप्स हैं, जो वायरस है उसकी 7 सेरोलॉजिकल टाइप्स हैं। टाइप ए, ठीक है, टाइप ओ, टाइप सी, और ये 3 SA-T1, SA-T2 और SA-T3। SA-T से मुराद है साउथ अफ्रीकन टेरिटरी, तो ये अफ्रीका के अंदर ही होती हैं, आप नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। और एशिया 1, तो ये वाली 3 तो इधर हमारा जो पाकिस्तान है या ये जो सब कॉन्टिनेंट है इन एरियाज में नहीं होती। बाकी की 4 जो है, टाइप ए, ओ, सी और एशिया 1, ये मोस्टली जो है इन टाइप के जो वायरसेस होते हैं वो डिटेक्ट हुए हैं एनिमल्स के अंदर। तो जो वैक्सीन बनती हैं उसके अंदर भी जो है वो मोस्टली इन्हीं का कम्बिनेशन वगैरह किया जाता है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अच्छा, इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में देख लें तो वही देखें, मॉर्बिडिटी मैंने आपको बताया कि 100% इसकी होती है, क्योंकि सारे एनिमल इन्फेक्ट होने हैं। और वायरस इसका पहले ब्लड में जाएगा, ये वाला पोर्शन देखिएगा। इसका जो वायरस है वो पहले ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, वायरीमिया हो जाएगा। वायरीमिया, ईमिया से मुराद ब्लड होता है, वायर साथ लगा VIR, तो वायरस से वायरीमिया मतलब ब्लड में प्रेजेंस ऑफ वायरस को वायरीमिया कहते हैं। और टेम्परेचर इसके अंदर करेक्टरिस्टिक मतलब बहुत तेज टेम्परेचर होता है, 104 से 106 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इसके अंदर आता है। और इसके अलावा वेजिकल्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो वेजिकुलर स्ट्रोमाटाइटिस हो जाता है। पहले ये वेजिकुलर स्ट्रोमाटाइटिस होगा, आप जानवर का मुंह देखेंगे तो उसके अंदर छाले होंगे, अड्डर पे छाले होंगे, मजल पे छाले होंगे उसके, और वेजिकल्स बनी होंगी, वेजिकुलर अरप्शंस होंगी। और इसके अलावा फिर बाद में लेमनेस की तरफ भी एनिमल जाता है। जो इसका हूफ है उसके दरमियान की जो जगह होती है, इंटर डिजिटल स्पेस जिसको हम कहते हैं, दो हूफ के दरमियान, आगे मैं पिक्स में आपको दिखाता भी हूँ, तो उसके दरमियान भी छाले निकल आते हैं, जिसकी वजह से लेमनेस होती है। और ड्रोलिंग ऑफ स्लिमी एंड रोपी सैलिवेशन, स्लिमी एंड रोपी का मतलब होता है ड्राई एंड थिक सैलिवेशन, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर जो इसके सैलिवेशन के ग्लैंड होते हैं वो एक्टिव नहीं होते, तो जो सलाइवा होता है वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होता, जो इसकी सैलिवेशन होगी, जो सलाइवा निकलेगा वो थिक होगा, स्टिंगी होगा, उसमें से स्मेल आ रही होगी, और वो ड्राई होगा। इसके अलावा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सकलिंग काफ में मायोकार्डाइटिस और मायोकार्डियल डीजनरेशन होती है। जो छोटे काफ होते हैं और उनमें मोर्टेलिटी रेट तकरीबन 95 to 100% होता है, जो छोटे काफ होते हैं उनमें। तो इसमें मायोकार्डाइटिस और मायोकार्डियल डीजनरेशन होती है, जिसकी वजह से इसका हार्ट किस तरह का बन जाता है, क्या अपीयरेंस आ जाती है उसकी, जी, टाइगर हार्ट अपीयरेंस आ जाती है, बिल्कुल। और वो टाइगर हार्ट अपीयरेंस किस वजह से आती है, जो छोटा काफ होगा, क्लिनिकल साइंस कोई शो नहीं होंगे, वो जस्ट दूध पिएगा अपनी जो है मदर से, जिसकी वजह से उसका जो हार्ट है उसमें मायोकार्डाइटिस और मायोकार्डियल डीजनरेशन होती है। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने का है इस डिजीज के अंदर, वो ये है कि इसमें पोस्ट FMD कम्प्लेक्स में क्या क्या आता है। जिन जानवरों को मुंह खुर आ जाता है वो एक किस्म के तकरीबन तकरीबन जाया हो जाते हैं, वो दोबारा अपनी पीक प्रोडक्शन पे कभी भी नहीं आते जिंदगी में। उनके अंदर डिफरेंट टाइप के मसले मसाइल हो जाते हैं, जिनमें दो मसले ज्यादा अहम है। एक पेंटिंग और दूसरा मैस्टाइटिस। एक तो जानवर में पेंटिंग का मसला होगा, जिसको हम फील्ड के अंदर हुल्ला मारना या होंकना कहते हैं। जानवर जो है वो गर्मियों के अंदर, और एग्जोटिक जानवर हो तो वो तो बहुत ज्यादा जो है वो उसको पेंटिंग होती है वो। और वो पेंटिंग किस वजह से होती है, वो यहाँ पे देखिएगा, लीजन्स बनती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और थर्मोरेगुलेशन उसका डिस्टर्ब हो जाता है। मुंह खुर जब एक जानवर को आता है तो उसके जानवर के पिट्यूटरी ग्लैंड में लीजन्स बन जाती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से बाद में उसको ये मसला रहता है कि उसका पिट्यूटरी ग्लैंड एक दफा से डिस्टर्ब हो गया, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस आ गई, तो उसकी वजह से वो हुल्ला मारता रहेगा,
भौंकता रहेगा, लंबे-लंबे सांस लेगा और ड्रॉपिंग ऑफ सलाइवा उसकी होती रहेगी। और दूसरा मसला जो ज़्यादा आता है वो मास्टाइटिस का आता है। ये सिक्वीली हैं एफएमडी के। सिक्वीली से मुराद होता है कि एक डिज़ीज़ आने के बाद जो साइन्स आते हैं उसको सिक्वीली कहते हैं, ठीक है? मतलब कि पोस्ट कॉम्प्लेक्शंस जो आती हैं एक एनिमल में, कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं एक एनिमल में, एक डिजीज़ के बाद। बेसिकली तो एफएमडी डिजीज़ थी, मुँह खुर डिजीज़ थी, लेकिन वो तो रिकवर होगी, लेकिन उसके बाद भी एनिमल में मास्टाइटिस और पेंटिंग आती है। और तीसरा एक और मसला भी आता है, रिपीट ब्रीडर बन जाता है एनिमल और उसमें हीट पे नहीं वो मोस्टली आता। तो कोशिश करनी चाहिए अगर किसी फार्म में इस तरह का मसला आ गया है, तो ऐसे जानवरों को सेल कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शन पे नहीं आएँगे। और जो फार्म्स होते हैं वो बेसिकली होते तो इसीलिए हैं कि मुनाफ़ा है, प्रॉफ़िट है, तो वो प्रॉफ़िटेबिलिटी के अंदर नहीं जाएँगे। तो इसके ट्रीटमेंट में देखिए कि नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जितनी हम मतलब डिज़ीज़ेज़ देखेंगे वायरल आज जो देख रहे हैं, तो इनमें कोई ड्रग ऑफ चॉइस 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है, सिम्प्टोमैटिक और सपोर्टिव थेरेपी। सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट से क्या मुराद होता है कि हम सिम्पटम्स देखते हैं। अब मैंने आपको बताया टेम्परेचर 104 से 106 होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है इसके अंदर फिर एंटीपायरेटिक लगाएँगे हम, बिल्कुल लगाएँगे। ताकि जो टेम्परेचर है वो नीचे आए। और जो दर्द है वेसिकल्स की वजह से और जो ये बने हुए हैं मुँह में छाले, उनकी दर्द भी कम हो, ठीक है? तो साथ में फिर जो हुई हुई हैं इसके अपना एनिमल के वेसिकल्स वगैरह बनी हुई हैं या जो ज़ख्म बन गए हैं, उसके लिए हम ये कुछ एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं, जिसमें पोटेशियम परमंगनेट, सोडियम कार्बोनेट और बोरिक एसिड ग्लिसरीन के अंदर मिला के वो यूज़ किया जाता है। जी, पिंक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को पिंकी भी कहा जाता है फील्ड के अंदर, कि पिंकी का सॉल्यूशन यूज़ करना है। ये क्योंकि एंटीसेप्टिक होता है, ये इसके मुँह पे, छालों पे और पूरे फार्म में स्प्रे करते हैं, ताकि जो वायरस है, वो उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाए, ठीक है? और इसमें कुछ मतलब साथ में एंटीबायोटिक भी यूज़ कर लेते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन को बचाने के लिए। सेकेंडरी इन्फेक्शन से क्या मुराद होती है, एक इन्फेक्शन आ गया, तो उसके साथ अब ज़ाहिर-सी बात है अगर पाँव में छाला है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया भी तो हमला कर सकता है ना, उस छाले पे। वो उस ज़ख्म को बिगाड़ सकता है। उसकी वजह से हम साथ में वायरल डिज़ीज़ में एंटीबायोटिक बेसिकली लगाते हैं। एंटीबायोटिक ने असर तो कोई नहीं करना वायरस पे, लेकिन हम सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बचाते हैं। आगे आइएगा, ये वही बात है कि क्लिनिकल साइन्स क्या होते हैं, वेसिकल्स आएँगी माउथ में, टंग में, डेंटल पैड में, गम्स में, सॉफ्ट पैलेट में, ये सारा मतलब बक्कल कैविटी का पार्ट है। मसल्स पे, नॉस्ट्रिल्स पे, फीट पे, इंटरडिजिटल स्पेस खुर के दरमियान की जगह होती है, उसको कहते हैं। और टीट्स जो है थनों को कहते हैं। उधर भी जो है ये प्रॉब्लम आता है वेसिकल्स का, वेसिकुलर एरप्शंस। आगे आइएगा, ये देखें, ये टाइग्राइड हार्ट है। ये यंग काफ्स में टाइग्राइड हार्ट बनता है और वो पीछे हमने पढ़ा कि किस वजह से बनता है, मायोकार्डियल डीजनरेशन की वजह से। ये यंग काफ दिखाया हुआ है, ये पेरेंट्स दिखाई हुई है। ये देखिएगा इसके अंदर छोटे-छोटे मतलब व्हाइट कलर के लगे हुए हैं स्पॉट्स। तो ये इसको हम कहते हैं स्ट्रिप्स ऑन हार्ट, टाइगर हार्ट। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर एक फार्म में अंदेशा हो गया है कि ये बीमारी आ गई है एफएमडी की, मुँह खुर की, तो जो यंग काव्स हैं उनको अलहदा कर दिया जाए और उनको मिल्क ना पिलाया जाए इफेक्टेड एनिमल्स का। क्योंकि जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होंगे उनके मिल्क से वायरस जाएगा और सडन डेथ हो जाएगी जो यंग काव्स होंगे। ठीक है? आगे चलते हैं। ये कुछ पिक्चर्स देख लें। ये देखेंगे, ये वेसिकल्स फॉर्मेशन दिखाई हुई है, eruption, ये टीट्स हैं, थन है जानवर के, उसपे। इसके अलावा ये माउथ में, टंग के ऊपर भी रप्चर्ड वेसिकल्स आती हैं और माउथ के अंदर भी रप्चर्ड वेसिकल्स आती हैं। मुँह जैसे ही खोलते हैं तो हम देखते हैं जो है वो ऊपर की जो एपिथेलियम है वो उतरी हुई होगी। और ये इंटरडिजिटल स्पेस में देखिएगा, 2 खुरों के दरमियान में ज़ख्म आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेड कलर का, ये यहाँ पे। इंटरडिजिटल स्पेस जो है, उसके अंदर ये रप्चर्ड वेसिकल्स आती हैं। तो 3 साइन ये मतलब देखिए, जो फील्ड में होंगे उन लोगों ने तो वैसे देखी होगी इन चीज़ों को, जो फील्ड में नहीं है, अभी यूनिवर्सिटीज़ में है या स्टडी कर रहे हैं, वो ये देख लें कि पहली पिक मैंने आपको दिखाई कि ये जो उसका थन है एनिमल का, उसके ऊपर
एपिथेलियम उतरी हुई है। दूसरी पिक में मैंने दिखाया टंग के ऊपर देखें इसकी जख्म हुए हुए हैं। और तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि इंटरडिजिटल स्पेस जो है हूफ का, उधर जो है वो वेजिकल्स और छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से लेमनेस भी आती है। तो ये पहली डिजीज होगी एफएमडी जो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। अच्छा, कोई बता सकता है सूडो एफएमडी किसको कहते हैं? ये तो एफएमडी होगी ना, सूडो एफएमडी किसको कहते हैं? पिंक सोल्यूशन, ब्लू टंग को, बिल्कुल ठीक डॉक्टर मुसद्दिक, आपके ब्राइट चांसेस मुझे लगते हैं टेस्ट पास होने के। ब्लू टंग को कहते हैं बिल्कुल। अच्छा, रैबीज, दूसरी बात कर लेते हैं हम रैबीज की। रैबीज का वायरस जो है लाइसा वायरस है, और फैमिली कौन सी है? रेप्डोविराइडी। ठीक है, ये एक्यूट वायरल इंफेक्शन है, और जो वायरस होता है उसकी शेप क्या होती है? बुलेट शेप। ठीक है, लाइसा वायरस, फैमिली रेप्डोविराइडी। अगली स्लाइड देखें। अच्छा, पैथोजेनेसिस, रैबीज इसको बावलापन भी कहते हैं, आपको पता है। जूनोटिक डिजीज है, इंसानों में भी आती है। इंसान को अगर रैबिट डॉग काट तो इसका बाद में ट्रीटमेंट, तो अगर एक दफा साइंस अपेयर होने लग जाए नहीं होता, उससे पहले वैक्सीन का ट्रीटमेंट है कि वैक्सीनेशन करवाई जाए। तो ये मोस्टली जो एंटर होता है, ये एंटर होता है वायरस जो है वो बाइट के थ्रू, बाइट के थ्रू एंटर होता है। ये सॉरी, हम देख रहे थे स्लाइड नंबर, जी हम ये पैथोजेनेसिस देखने लगे थे। पैथोजेनेसिस मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था क्या होता है, कि वायरस एंटर हो गया बॉडी में, और वो कुछ ना कुछ जानवर के साथ करके निकला, या उसको मार दिया, या जानवर रिकवर हो गया, उसको पैथोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि बाइट के बाद किसी ने बाइट किया, और वायरस जो है वो डिपॉजिट हो गया जिस जगह पे बाइट हुई। ठीक है, और सलाइवा के थ्रू, उस जानवर के सलाइवा में होता है। वायरल इन्फेक्शन में मोस्टली जो सेक्रीशंस होती हैं बॉडी की कोई भी, ठीक है, उसके अंदर वायरस मौजूद होता है, और ये रेप्लिकेट करता है मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, जो मसल्स के सेल्स हैं, जो गोश्त है, उसके अंदर इसने रेप्लिकेट करना है वायरस ने। वायरस क्या करेगा? सबसे पहले तो एंटर पीएनएस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है रिसेप्टर्स के थ्रू ये मसल्स के अंदर चला जाएगा। उसके बाद ये अपना जो हमारे सेल्स होती हैं, न्यूरोनल सेल्स, उनके साथ साथ ट्रैवल करता है स्पाइनल कोड में। और किस स्पीड से ट्रैवल करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये अक्सर रिपीट हो जाता है। 3 to 4 mm/h की स्पीड से ये ट्रैवल करता है। ये वायरस कैसे ट्रैवल करता है? ये स्पाइनल कोड के थ्रू न्यूरोनल सेल्स में करता है। न्यूरोनल सेल्स में ये करता करता इसने ब्रेन तक पहुंचना है। अब अगर एक रैबिट डॉग ने आपके पाँव पे काटा है, तो उसने पहले, मतलब देखें, पाँव से ब्रेन दूर है, तो वो लेट पहुंचेगा। लेकिन अगर मुंह पे बाइट किया है, तो फौरी तौर पे वैक्सीन आपको करवानी पड़ेगी, चाहे वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल को किया है या आपको कर लिया, क्योंकि वो दिमाग तक पहुंचने में कम टाइम लगाएगा वो वायरस। ठीक है, तो ये स्पीड है 3 to 4 mm/h के हिसाब से वायरस की, कि वो एक्सॉन्स के साथ साथ मूव करता है, न्यूरॉन्स के साथ साथ, जो कि सेल है नर्वस सिस्टम के, और इसने ब्रेन तक पहुंचना होता है। ये देखिएगा इस पॉइंट में, वायरस गोज टू सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ब्रेन के कौन से पार्ट्स को ये डैमेज करता है? हाइपोकैम्पस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम। और हाइपोकैम्पस को ये जब मुतासिर करता है, तो क्या कोई बता सकता है वहां पे कुछ इंक्लूजन बॉडीज मिलती हैं जो कि पैथोग्नोमिक साइंस है रैबीज का, उन बॉडीज का क्या नाम है? डॉक्टर मुसद्दिक। अब डॉक्टर मुसद्दिक नहीं जवाब देगा, डॉक्टर मुसद्दिक के अलावा कोई और दिया करेगा। ठीक है, नेगरी बॉडीज, ठीक है डॉक्टर कोमल, नेगरी बॉडीज उसको कहते हैं। गुड, तो ये पैथोग्नोमिक साइन होता है इसका। अच्छा, चलें फिर एक और आपसे क्वेश्चन करते हैं, सूडो रेबिस किसको कहते हैं? जैसे सूडो एफएमडी थी ब्लू टंग, इस तरह सूडो रेबिस भी एक डिजीज है, वो किसको कहते हैं? तब तक मैं चलता हूँ, आप उसका जवाब दें। अच्छा, इन्फेक्शियस बल्बर पैरालिसिस, जी बिल्कुल ठीक जवाब। BSC, बॉयंस स्पॉन्जिफॉर्म को नहीं कहते,
नहीं उस्मा, बॉइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोमाइटिस उसको नहीं कहते। इन्होंने ठीक बताया है। और जेस्के डिजीज डिजीज का नाम है, और जेस्के डिजीज, बिल्कुल गुड। ये आगे आएगी भी, आगे इसको हम हल्का सा टच करेंगे। अच्छा, वायरस का मैं बता रहा था कि एक एनिमल ने बाइट किया, मसल्स, मसल से ये गई न्यूरॉन, न्यूरॉन से ये चलती हुई कहाँ जानी है, ब्रेन में, और ब्रेन में इसने हाइपोकैम्पस, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम को मुतासिर करना है, जिसकी वजह से मान नेगरी बॉडीज बन जाती हैं। ये पैथोग्नोमिक साइन है बावलेपन का। ये लेबोरेटरी में देखी जाती हैं बेसिकली, ये वैसे आम आंख से नजर नहीं आएंगी नेगरी बॉडीज। और जो ब्रेन क्योंकि मुतासिर हो गया तो बावलापन आ जाता है, ठीक है। और इसके फिर साइंस आते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, वो अगली स्लाइड में मैं बताता हूँ। और उसके बाद ये ब्रेन से दोबारा ट्रेवल करता है, सेंट्रीफ्यूगली दोबारा नीचे आना शुरू हो जाता है। ग्लोसोफेरेंजियल, ऑल्फैक्टरी, ट्राइजेमिनल नर्व्स के थ्रू, स्लेवरी ग्लैंड्स, और ये मतलब डिफरेंट सेल्स के थ्रू अब नीचे की तरफ आना होगा, और जो है बॉडी में ट्रेवल करना शुरू हो जाएगा, और नेक्रोसिस कर देता है न्यूरॉन की। ये मेन साइन हो गए। इन मेन साइन में ज्यादा नेगरी बॉडीज देखनी है आपने। दूसरा, ये 3 to 4 mm/h के हिसाब से इसकी स्पीड देखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, इसकी दो फॉर्म होती हैं, एक को कहते हैं डम्ब फॉर्म, और दूसरी होती है फ्यूरियस फॉर्म। डम्ब फॉर्म में क्या होता है, डम्ब जैसे लफ्ज से भी जाहिर है कि एक जानवर बिल्कुल ही जो है सुध बुध होके बैठ जाएगा, ठीक है, बोलेगा नहीं, मतलब इस तरह का ये लफ्ज से मुराद है। जैसे होता है ना डेफ एंड डम्ब, तो डम वो है। और इसमें क्या होगा, जो मास्टिकेशन मसल्स हैं और उनका पैरालिसिस हो जाएगा, थ्रॉट के जो मसल्स हैं उनका पैरालिसिस होगा, तो जानवर जो है वो पानी की तरफ नहीं जाएगा। आप उसकी तरफ पानी करेंगे तो वो पानी से डरेगा, जिसको कई लोग हाइड्रोफोबिया कह देते हैं। बेसिकली वो हाइड्रोफोबिया नहीं होता, ये डरता नहीं है पानी से एनिमल। इसका करेक्टरिस्टिक साइन होता भी ये है कि जानवर अगर किसी फार्म पे आप गए हैं तो उसके सामने पानी आप करें, अगर वो पानी से रिलेक्टेंस हो, पीछे की तरफ भागे, तो इसका मतलब है ये कोई ये बाहर तो नहीं गया था, या इसके जिस्म पे कोई बाइट के निशान तो नहीं है, इस तरह करके। और वो कुछ जो साइंस हैं वो दिखा रहा हो, इस तरह के सैलिवेशन हो रही हो, वो स्वेलो ना कर रहा हो, पानी ना पी रहा हो, तो वो बेसिकली पानी इसलिए नहीं एनिमल पी रहा होता कि उसके जो नेक के मसल्स हैं वो बेसिकली पैरालिसिस का हो जाता है, तो वो पानी को मुंह लगाएगा तो नीचे की तरफ नहीं जाएगा। डिफरेंशियल पैरालिसिस स्पेसिफिकली आप अगर कहें तो। दूसरी फॉर्म इसकी होती है फ्यूरियस फॉर्म। फ्यूरियस जैसे लफ्ज से लग रहा है गुस्से वाली, इसमें जो है जानवर आप कह लें कि वो पागल सा हो जाता है। इसको मैड डॉग सिंड्रोम भी कहा जाता है, कि जानवर बावला हो गया बिल्कुल ही, और वो जो है ओनर को भी बाइट करने की कोशिश करेगा, अजीब अजीब सी आवाजें निकालेगा, ठीक है। और बाज का इस तरह लगता है कि अगर एनिमल फीमेल है तो वो लगता है कि ये जिस तरह हीट पे आ गया, हीट में जैसी आवाजें निकालता है ना जानवर, वैसी वो आवाजें निकालता है। और ये आपने देख लिया नेगरी बॉडीज, वही वाली बात आ गई। और हाइपोकैम्पस, और उसमें इसका ब्रेन में कुछ निड्यूल्स वगैरह बन जाएंगे, ठीक है, उसको कहेंगे बेबीज निड्यूल्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखिएगा। ये यहाँ पे स्लाइड में 3 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ग्रीन कलर के हुए हैं। पहला पॉइंट नेगरी बॉडीज, दूसरा पॉइंट इसके ब्रेन में बेबीज निड्यूल्स, और तीसरा पॉइंट ये है, ये एमसीक्यू भी आया था एक बार, कि किस स्टेन के जरिए इसको डिटेक्ट किया जाता है, सेलर स्टेन, मैन स्टेन, या जिम्सा स्टेन, या ऑल ऑफ अबव। तो अक्सर लोग सेलर या मैन स्टेन पे लगाए थे, ठीक है, इनमें कंफ्यूज थे। लेकिन जिम्सा स्टेन, ये तीनों स्टेन की मदद से इसको जो है, ये लेबोरेटरी टर्म है, और बनाते इंप्रेशन स्मेयर। इसका इंप्रेशन स्मेयर भी ये लैब से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। और पैथोलॉजी के क्या नेगरी बॉडीज मौजूद हैं कि नहीं मौजूद, ठीक है। तो ये तीनों स्टेन के जरिए भी मेजर आपने ये याद रखना है, ठीक है जी। ये पिक्चर में इसकी डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि ये डॉग ने ह्यूमन को बाइट किया, ठीक है। पहला पॉइंट वायरस एंटर हो गया एनिमल की बाइट से। दूसरा पॉइंट देखिएगा, वायरस ने रेप्लिकेट किया उस मसल में जिस जगह पे बाइट हुआ। तीसरा पॉइंट देखिएगा, वायरस ने
इन्फेक्ट किया नर्व्स को, और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू इसकी रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट हुई। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं एक्सोनल ट्रांसपोर्ट को। एक्सॉन्स जो होते हैं वो सेल्स होते हैं नर्वस के। अब देखें, इसने ब्रेन तक पहुंचना है, तो इधर जो नर्व्स हैं यहाँ पे ये, उनके थ्रू ये मूव करेगा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ इसने जाना है। ठीक है, इसका टारगेट ब्रेन है, इस तरफ जाना है, तो इसको रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे नंबर पे वायरस क्या करेगा, ये गैंग्लियन को करेगा, ये मतलब न्यूरोनल टर्म्स हैं, और ये ट्रेवल करेगा स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन। छठे नंबर पे ये ब्रेन में आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रेन से फिर ये दूसरे टिश्यूज में जाएगा, आईज में, किडनीज में, सलेवरी ग्लैंड्स में, क्योंकि ब्रेन इन्फेक्टेड हो गया। ब्रेन इन्फेक्टेड होने के बाद ये बाकी ऑर्गन्स को भी, उनके साथ भी छेड़छाड़ करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये दो को हमने डिटेल में पढ़े, बाकी डिजीजेस को हम जस्ट जो है वो थोड़ा बहुत देखेंगे। ग्रॉस पैथोलॉजी में कोई मेजर इसमें ग्रॉस लीजन्स नहीं नजर आती कि जिस्म पे कोई लीजन है या कुछ बना हुआ है। जैसे एफएमडी डिजीज है, उसमें पता चल रहा है ना जानवर के मुंह में छाले हैं, उसमें लेमनेस आ रही है, पाँव में छाले नजर आ रहे हैं। इसमें कोई ग्रॉस लीजन नहीं नजर आती रैबीज के अंदर आपको। और ब्रेन की जो होती हैं डिफरेंट इसकी तहें, उसको लेप्टोमेनिंजियल कंजेशन और माइल्ड सा एडीमा हो जाता है। ये ब्रेन, ये भी मतलब आप पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको पता चलेगा, लेप्टोमेनिंजियल कंजेशन और माइल्ड एडीमा। ये अगला भी जो पॉइंट है कि अनईटेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे स्टमक में कार्निवोर्स के, वो भी जब आप पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये साइट ऑफ एक्साइटमेंट और डम फार्म, ये पिछली वाली बातें ही हैं, कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है। इज वैक्सीन फॉर रेबीज, जी वैक्सीन मौजूद है रेबीज के लिए, और वो किसने इजाद की थी, लॉयस पास्चर ने 1885 में। ठीक है जी, ये फ्रेंच साइंटिस्ट था लॉयस पास्चर, इसने वैक्सीन इजाद की थी। रेबिसिन के नाम से मार्केट में ज्यादा मौजूद है ये वैक्सीन जो अब आती है। ठीक है, पहले तो वो कहते हैं ना, कुत्ते ने काट लिया, 3 शॉट्स में वैक्सीन लगती है। हो सकता है जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ 1 शॉट वाली भी वैक्सीन आ गई हो। अब 3 टीके लगते हैं, और वो भी मतलब पेट में नहीं लगते वो जो है इंट्रामस्कुलर ही लगते हैं। और ये लॉयस पास्चर ने, ये पॉइंट यहाँ याद रखने का है कि लॉयस पास्चर जो है एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने ये डेवलप की थी वैक्सीन 1885 में। ठीक है, ये नीचे वाला पॉइंट बस बेतुका सा है, वहाँ भी याद रखते हैं। 1885 में वो लॉयस पास्चर वैक्सीन इजाद की रैबीज। आगे आ जाते हैं सूडो रेबीज, जो मैंने आपसे भी क्वेश्चन भी पूछा कि सूडो रेबीज किसको कहते हैं। सूडो रेबीज कहते हैं जी वो जस्केस डिजीज को, इन्फेक्शियस बल्बर पैरालिसिस या मैड इच को। सूडो रेबीज 3 सिनोनिम है इसके। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये इस हिसाब से बन जाती है जब ये ज्वाइन हो जाती है इसके साथ, रैबीज के साथ, क्योंकि रैबीज नेम है, तो फिर वो रैबीज का पूछने के लिए ये पूछ लेगा सूडो रैबीज किसको कहते हैं। तो सूडो रैबीज के 3 नाम है, और जस्के डिजीज, इन्फेक्शियस बल्बर पैरालिसिस या मैडिच। और इसका काजिटिव एजेंट क्या है, हर्पीज वायरस। जो पिछली डिजीज है रैबीज, उसका वायरस कौन सा था, लाइसा वायरस, और उसकी जो है रेब्डोवरिडी फैमिली थी। जो सूडो रैबीज है वो किसकी वजह से होता है, हर्पीज वायरस की वजह से। और ये जो डिजीज है ये काफी स्पीसीज को करती है, और इसका जो नेचुरल होस्ट है वो पिग है। ठीक है, और इसका जो प्रोग्नोसिस है वो ज्यादातर एनिमल डेथ की तरफ जाता है। ये इसके 2-3 पॉइंट हमने देख लिए। और इसमें जो है क्लिनिकल साइंस में क्या इसके आता है, फीवर होगा, स्नीजिंग कफिंग होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट आ जाएगी, लीवर पे जो है वो लीजन्स आएंगे, अबॉर्शन या मिसकैरेज भी हो सकता है, सीजर्स और डेथ भी हो सकती है। मतलब ये काफी जो है फैटल डिजीज है। आगे आ जाते हैं पोक्स। अब जो डिजीज हमने इसमें जो 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 डिजीज अब हम देखेंगे उसके बस 1-2 पॉइंट्स हमने देखने हैं, हमने ज्यादा डिटेल में नहीं उनको डिस्कस करना, टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। तो पोक्स में, पोक्स वायरस में देखिएगा कि पोक्स वायरस जो है, पोक्स डिजीज जो है वो पोक्स वायरस की वजह से होती है। और
कंटेजियस डिजीज है, इस वजह से जो वायरस की सेक्रीशंस है वो सेक्रीशंस में, एक्सक्रीशंस में और स्कैब्स में मौजूद होगा। लीजन्स में पेप्यूल्स होते हैं और बाद में हार्ड स्कैब बन जाता है। ठीक है, पेप्यूल्स मौजूद होते हैं, ये जो होते हैं पस्यूल, पेप्यूल और ये टर्म जो है ये छाले होते हैं डिफरेंट टाइप के। पेप्यूल आम छाला होता है, पस्यूल जब उसके अंदर पस डल जाती है और बाद में वो हार्ड स्कैब बन जाता है। मतलब पोक्स वायरस के अंदर बॉडी के ऊपर लीजन्स आएंगे जो बनेंगे, ऊपर दाने से बन जाएंगे, वो डिफरेंट फॉर्म्स में होंगे और आखिर में उसका स्कैब बन जाता है, निशान पड़ जाता है। तो इसके अलावा जो इसका ये पॉइंट याद रखने का है कि इसमें जो अहम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडी है उसको कहते हैं ग्वारनेरी बॉडीज, ग्वारनेरीज बॉडीज उसको कहते हैं। तो पोक्स में ये पॉइंट याद रखने का है। एक ये पोक्स वायरस की वजह से होती है। अब ये बड़ा इजी सा पोक्स वायरस ये, लेकिन ये अक्सर पूछ भी लेते हैं वो, मतलब पोक्स वायरस का कौन सा है डिजीज काजिंग एजेंट। बोवाइन में बोवाइन पॉक्स वायरस होगा। इस तरह जो हमारे दूसरे हैं उसके अंदर जो जो स्पीशीज का नाम है मोस्टली उसी नाम से होता है। बाकी पिछली स्लाइड्स आपको दी थी उसमें इसका काजेटिव एजेंट लाजमी देखिएगा। और इसका जो पैथोग्नोमिक साइन या इसको जो देखते हैं वो होता है जी ग्वारनेरी बॉडीज। ठीक है, पॉक्स में। अच्छा, अगली डिजीज की तरफ जाते हैं। बोलिंगर बॉडीज प्रेजेंट इन फाउल पॉक्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ गया जी रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट को कहते हैं कैटल प्लेग। और गोट प्लेग किस डिजीज को कहते हैं? अच्छा, रिंडर जी पीपीआर को। एटियोलॉजी क्या है इसकी? मॉर्बिली वायरस, फैमिली है जी पैरामिक्सोवाराइडी। ठीक है, कैटल प्लेग। और इसकी जो ट्रांसमिशन है वो एफएमडी की तरह ही होती है, मतलब सेक्रीशन वगैरह के जरिए। इसके अलावा फीसिस ज्यादा सोर्स है इसके अंदर। और मेन इसमें याद रखने वाली दो तीन बातें जो हैं कि रिंडर पेस्ट को कैटल प्लेग कहते हैं। ये कैटल में रिंडर पेस्ट जो है वो स्मॉल र्यूमिनेंट्स में नहीं आएगी। ठीक है, स्मॉल र्यूमिनेंट्स में जो आएगी डिजीज उसको कहते हैं हम पीपीआर, वो अलहदा डिजीज है। ठीक है, और रिंडर पेस्ट का जो काजेटिव एजेंट है वो है मॉर्बिली वायरस। और मॉर्बिली वायरस की जो फैमिली है वो है पैरामिक्सोवरिडी। और जो इसकी ट्रांसमिशन का मेन जो है सोर्स वो फीसिस ऑफ एनिमल्स होते हैं रिंडर पेस्ट के। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। हाँ, इट्स अरेडिकेटेड, कहते हैं कि पाकिस्तान में से ये अरेडिकेट हो गई है, लेकिन नहीं हुई है अभी तक अरेडिकेट। जो भी होती है ना वो, अगर कोई इतने हम लेवल पे नहीं है कि हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस और उसकी तरफ गए। बेसिकली ये इंडिया से हुई थी खत्म, तो हमने भी फिर वो कॉपी किया, हमने कहा इधर से भी खत्म, इधर से भी खत्म। अच्छा, ये दो तीन पॉइंट इसके देखिए। इसमें एक तो नेक्रोटिक स्टोमाटाइटिस होता है इस डिजीज में। ये जो जो पॉइंट मतलब ग्रीन हुए हुए हैं वो अहम है। और ब्रेन लाइक नेक्रोटिक फोकाई आते हैं माउथ में, जिसको नेक्रोटिक स्टोमाटाइटिस भी कहते हैं। ब्रेन लाइक, ये ब्रेन मतलब एक फीड की टाइप है, उस तरह के नेक्रोटिक फोकाई बन जाते हैं माउथ के अंदर, जिसको नेक्रोटिक स्टोमाटाइटिस कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में ज़ेब्रा मार्किंग्स आती है। अगर हम इसको आगे पोस्टमार्टम लेवल पे जाएं तो लार्ज इंटेस्टाइन में ज़ेब्रा मार्किंग्स आएंगी एनिमल के कैटल प्लैग में। और इसमें भी इंक्लूजन बॉडीज आती हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक होती हैं और इंट्रा न्यूक्लियर होती हैं। दो टाइप की इसके अंदर जो है वो ये पैथोलॉजी के हवाले से है। ठीक है, स्ट्रेटम स्पाइनोजम में जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनमें से स्ट्रेटम स्पाइनोजम में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक और इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज आ जाती हैं। या आपने एमसीक्यूज के हवाले से याद रखने हैं ये सारे जो इसमें मेन मेन पॉइंट है। अग, और इसके कुछ साइन वगैरह दिए हुए हैं कि इतना टेम्परेचर होगा, एनिमल को फोटोफोबिया भी हो जाएगा, वो रोशनी से डरेगा, जो सायादार जगह होगी उस तरफ जाने की कोशिश करेगा जानवर। ठीक है, नीचे इसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है। रिंडर पेस्ट एंटी सीरम 1 ml एट द रेट ऑफ 1 kg इंट्रावीनस। एंटी सीरम इंट्रावीनस हम लगाएंगे। और 1 ml मतलब अगर 350 kg का जानवर है तो उसको 350 ml सीरम लगेगा रिंडर पेस्ट का।
आगे चलते हैं अगली डिजीज पे। अगली डिजीज है जी पीपीआर, पेस्टिस रिस्पेटाइटस रूमिनेंट्स। ये इसको सूडो रिंडरपेस्ट भी कहते हैं। सिनोनिम्स देखिएगा सारे इसके, गोट फ्लैग भी कहते हैं और काटा भी कहते हैं, काटा आम लैंग्वेज में कहते हैं। तो हो सकता है वो कि पीपीआर का जो है दूसरा नाम क्या है, नीचे तीनों पॉइंट दे, आपको सिर्फ पता हो गोट फ्लैग, आप गोट फ्लैग पे लगाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको ये तीनों नाम आने चाहिए, सूडो रिंडरपेस्ट, गोट फ्लैग और काटा। और अगर ऑप्शन में तीनों हो तो ऑल ऑफ दीज पे आप जवाब लगाएंगे। और जो इसका वायरस है वो मॉर्बिली वायरस है जी, और उसकी फैमिली कौन सी है, पैरामिक्सोविराइड।